हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं पदम सेतिया स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल PSR मैथ्स में। बच्चों, अब से हम पढ़ेंगे क्लास 10th की गणित और इसमें हम आज प्रश्नावली 1 को देखेंगे जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इस प्रश्नावली का हम प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल इसमें हल करेंगे। इस पहले सवाल में हमें बताया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF को किस प्रकार हम ज्ञात करते हैं। तो इसका हम पहला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। HCF ज्ञात करने के लिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला सवाल इसमें दिया है 135 और 225। सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए इन दोनों में कौन सी छोटी और कौन सी बड़ी है, तो पहले का हल है 135 और 225। 135 और 225 में 225 संख्या क्या है, बड़ी है। और हम क्या करेंगे, इस 225 में इस 135 का भाग लगाएंगे। भाग लगाने के लिए हम बड़ी संख्या को लिखेंगे अंदर और छोटी संख्या को लिखेंगे बाहर। छोटी संख्या का भाग देंगे अंदर वाली संख्या में। 135 का एक बार भाग दिया 135, घटाया 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गए 9 और 1 में से 1 गया तो 0। अब इसके बाद शेषफल आ गया है 90। अब हमें क्या करना है, इस शेषफल को क्या बनाना है, भाजक बनाना है। और जिसका हमने पहले भाग दिया था 135, इसको बनाना है भाज्य, अर्थात इसको लिखेंगे हम इसके अंदर 135। और ये प्रक्रिया हमें तब तक दोहरानी है जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। तो अब 90 का भाग हम 135 में देते हैं, एक बार देते हैं। शेषफल में बचेगा 5 के 5, 13 में से 9 गए तो बच गया 4, 45। वापिस से हम क्या करेंगे, ये जो 90 जिसका हमने भाग दिया है उसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे अंदर की ओर। अब 45 का भाग लगाएंगे 90 में, तो कितनी बार जाएगा ये जाएगा 2 बार। 45 दूनी 90 और शेषफल क्या आ गया 0। अब हम इस पूरी प्रोसेस को इस यूक्लिड एल्गोरिथम में प्रयोग करके उसके रूप में लिखेंगे। तो लिखते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम के पदों के रूप में। बच्चों, हमने भाग विधि में सीखा था कि किसी संख्या का हम यदि भाग लगाते हैं तो जिसमें हम भाग देते हैं उसको तो क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। और जिसका हम भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं, भाजक। और जो शेष रहता है उसको क्या कहते हैं, शेषफल। जैसे यहाँ पे शेषफल क्या था, 90 था। तो इसका प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं आपको पता होगा, भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। भागफल क्या है, जितनी बार हमने भाग दिया है वो हमारा भागफल होता है। पर यूक्लिड ने क्या किया, इसने अपनी एल्गोरिथम बनाई और इसने क्या किया, भाज्य को बता दिया A, भाजक को बता दिया B और भागफल को बता दिया Q और शेषफल को क्या बता दिया R। और इसमें कहा कि ये प्रोसेस हमें तब तक करनी है जब तक कि R का मान क्या नहीं हो जाए, जब तक 0 नहीं हो जाए। तब तक हमें क्या करना है, इसी प्रकार भाग लगाते रहना है। सबसे पहले हमने क्या किया था, 225 में भाग दिया था, किसका दिया था, 135 का। कितनी बार गया, एक बार। शेषफल क्या बचा था, 90। और 90 क्या है, शेषफल है, जो कि 0 के बराबर है क्या, नहीं है। इसके बाद फिर से 135 को लेंगे अब आगे। 135 में किसका भाग दिया था, 90 का। कितनी बार गया था, एक बार। शेषफल कितना बचा था, शेषफल बचा था 45। इसके बाद फिर 90 को ले लो,
90 में क्या लिखेंगे 45 इंटू 2 और प्लस का क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे शेषफल क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 0। यहाँ पे कितना था, यहाँ पे था शेषफल 45। जब शेषफल 0 हो जाए तो जिसका हमने भाग लगाया है वही उसका क्या होता है, एचसीएफ होता है। अर्थात इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ किस किस का, 225 और 135 का, 135 और 225 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 45। ये आपका आ गया आंसर। इसी प्रकार हमें दूसरा और तीसरा सवाल करना है। पुनः अब हम करते हैं प्रश्न 1 का दूसरा सवाल। इन दोनों संख्याओं में पहले हम कंपेयर करेंगे कि दोनों में से कौन सी बड़ी है। तो हमें पता है 38,220 196 से क्या है, बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, 38,220 में 196 का भाग लगाएंगे। अब 196 का जो पहाड़ा है वो आपको इस प्रकार बनाना पड़ेगा। 196 को 1 से, 196 को 2 से, 196 को 3 से, ऐसे करके 10 तक गुणा करना होगा। उसके बाद आपके पहाड़ा बनेगा। पहाड़ा बनने के बाद आप इसमें आसानी से भाग दे सकते हो। अब सबसे पहले 196 का भाग हम देंगे पहली संख्या में तो नहीं जाएगा, क्योंकि 3 संख्या का भाग देना है तो 3 संख्या तक देख रहे हैं। 3 संख्या में देखो कितना है, 382 में 196 का भाग देना है। अब 196 2 बार में कितना होता है, 392 होता है। लेकिन क्या करेंगे, 392 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार देंगे 196। इसको घटाएंगे, 12 में से 6 गए तो 6, यहाँ बच गए 7, 17 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 8। और इसके बाद यहाँ कितने बच गए, यहाँ बच गए 2, 2 में से 1 गया तो 1, 186। अब ये 2 नीचे उतरेगा। उसके बाद 196 का पहाड़ा बोलेंगे कि कितना आ जाए, 1862 के आसपास आ जाए। तो देखो इसमें 1862 के आसपास कहीं दिख रहा है क्या, ये रहा 9 बार। 9 बार में ये 1862 तो नहीं है पर उससे कम है, तो 9 बार लेंगे हम इसको। कितना आ गया, 1764। इसको घटाएंगे, 12 में से 4 गए तो 8, और यहाँ बच गया 5, 5 में से 6 नहीं जाएंगे, 15 में से 6 गए तो 9, यहाँ बच गए 7, 7 में 7 गया 0, 1 में से 1 गया 0। इसके बाद ये 2 उतर गया था, अब ये 0 उतारेंगे, 980। 196 का भाग में 980 आते हैं क्या, 196 के पहाड़े में बिल्कुल आते हैं। कितनी बार बोलने पे, 5 बार बोलने पे, यहाँ 5 बार जाएगा 980, और शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। अब चूंकि इसमें शेषफल ही 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जिस संख्या का हमने भाग दिया है वही इसका क्या हो जाएगा, वही इसका एचसीएफ हो जाएगा। 195 में नहीं होगा, 196 होगा। ओके, तो इसको हम इस प्रकार इस पद में लिखेंगे, 38,220 बराबर 196 इंटू कितना भागफल है, 195 प्लस शेषफल क्या है अपना, शेषफल है 0। तो क्या हो गया अपना एचसीएफ, अपना एचसीएफ 196 ही हो गया। तो अपना एचसीएफ हम लिखेंगे एचसीएफ 38,220 व 196 का एचसीएफ कितना हो गया, 196। चलो करते हैं हम अगला सवाल। पहले का तीसरा सवाल में दिया है 867 और 255। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, दोनों संख्या में बड़ी कौन सी है, 867। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अंदर लिखेंगे, और 255 को बाहर। अब 255 का भाग लगाना है 867 में, तो इसके लिए हमें 255 का पहाड़ा बोलना पड़ेगा। पहाड़ा बोलने के लिए मैंने कहा था कि आपको पहाड़ा बनाने के लिए 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, ऐसे करके गुणा करते रहो। अब 867 कितनी बार बोलने पे आ रहा है या इससे कम, तो ये है 3 बार बोलने पे। 4 बार में 1000 से 1800 से ज़्यादा हो जाएगा। 3 बार बोलने पे आ रहा है 765। इसको घटाएंगे, 7 में से 5 गए 2, और 6 में से 6 गया 0, और 8 में से 7 गया तो 1, 102 बच जाएंगे। अब वापिस से, अब यहाँ क्योंकि शेषफल आ गया है 102, इस पे पूरी बार भाग नहीं गया, तो क्या करेंगे, जिसका हमने भाग दिया है उसको लिखेंगे अंदर, मतलब 255 को कहाँ लिखेंगे, अंदर लिखेंगे, और 102 का भाग लगाएंगे हम इसमें। 102 का पहाड़ा बोलेंगे। अब 102 का पहाड़ा तो 100 का पहाड़ा के लगभग है ये, तो 100 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पे 255 आ सकता है, ऑब्वियसली 2 बार। 2 बार बोलने पे कितना आएगा, 2 दूनी का 4, 0 का 0, 1 दूनी का 2, 204। इसके बाद इसमें से इसको घटाएंगे, 5 में से 4 गया 1, और यहाँ 5 में से 0 गया 5, 2 में से 2 गया 0, 51 बच गए। वापिस से क्या करेंगे, जिसका हमने भाग दिया है उसको लिखेंगे अंदर,
102 को लिख दो अंदर। और 102 51 के पहाड़े में आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं, 2 बार बोलने पे आते हैं। तो 102, 1 51 51, 2 51 102, तो शेषफल क्या आ गया? 0। अब इसको क्या करेंगे हम? यूक्लिड एल्गोरिथम के पदों में लिखेंगे, जो कि क्या है अपना a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। ए क्या है यहाँ पे? भाज्य है, बी क्या है? भाजक, और क्यू क्या है? भागफल, और आर क्या है? शेषफल। और ये भाग प्रक्रिया हमको कब तक करनी है? जब तक कि हमारा शेषफल क्या नहीं आ जाए? 0 नहीं आ जाए, तब तक हमें क्या करना है? ये वाली प्रोसेस पूरी करती रहनी है। अब पहले सबसे पहले हमने किस में भाग दिया था? 867 में, तो 867 आ जाएगा बाहर। किसका भाग दिया था? ये आ जाएगा बी की जगह पे 255 का दिया था। कितनी बार गया था? 3 बार गया था। और शेषफल में कितने आए थे? 102 आए थे। इसके बाद फिर हमने किस में भाग दिया है? 255 में भाग दिया है। किसका भाग दिया है? 102 का भाग दिया है। कितनी बार गया है? 2 बार गया है। प्लस शेषफल कितना बचा है? 51 बचा है। 51 है ये, है ना? 51 है शेषफल। इसके बाद किस में भाग दिया है? 102 में भाग दिया है। किसका दिया है? 51 का दिया है। कितनी बार गया है? 2 बार गया है। शेषफल कुछ बचा है क्या? नहीं बचा। तो यहाँ पे हमारा शेषफल क्या था? यहाँ पे हमारा शेषफल था 102, जो 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पे हमारा शेषफल था 51, जो भी 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पे हमारा शेषफल क्या है? 0 है। अर्थात हमारा किसका हमने भाग दिया है? 51 का। अर्थात इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? किस का? 867 और 255 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। हम लिख सकते हैं एचसीएफ कितना लिखना है? 867 और 255 कितना लिखेंगे? 51, क्योंकि 51 का भाग देने पे क्या हो गया? हमारा शेषफल 0 हो गया है। तो इस प्रकार हमने ये पूरा सवाल किया। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं इसका दूसरा सवाल। इस प्रश्न में हमें दिया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q क्या है? कोई पूर्णांक है। अब हमें इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोई एक धनात्मक विषम पूर्णांक मानेंगे। मान लेते हैं, माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है। अब यूक्लिड एल्गोरिथम से आपको पता है यूक्लिड एल्गोरिथम क्या है? वो है a बराबर BQ+R। और हमें प्रश्न में क्या दिया है? हमको प्रश्न में दिया है 6q+1, 6q+3, 6q+5। इसका मतलब b का मान अपना कितना है? 6 है। कितना है? 6 है। इसकी तुलना हम इससे करते हैं, तो b का मान कितना प्राप्त हुआ? प्रश्नानुसार b बराबर क्या है? 6 है। और q का r का मान क्या होगा? q का मान तो q ही है। r का मान क्या होगा? 1 लिया है, 3 लिया है, 5 लिया है। तो हम मैक्सिमम मान लेते हैं कि 5 तो 6 से क्या है? कम है। तो हम मान लेते हैं कि r का मान क्या है? 0 से तो बड़ा है और 6 से क्या है? छोटा है। इसलिए हम क्या करेंगे? r का जो मान है वो एक एक बार सबको रख के देखेंगे। तो r बराबर क्या हो जाएगा? 0 भी रखेंगे, 1 भी रखेंगे, 2 भी रखेंगे, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी रख के देखेंगे। तो इस वाले रूप में हम r का मान एक एक बार ये रख के देखेंगे और हम इसको सिद्ध करेंगे कि 6q+1, 6q+3 और 6q+5 वो क्या है? एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो रख देते हैं r बराबर 0 पर
यूक्लिड एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो r की जगह क्या रख देंगे हम 0, और b की जगह b का मान कितना है 6, तो b का मान तो सब जगह पे 6 ही रहेगा, तो a बराबर क्या आ जाएगा, b का मान आ गया 6q प्लस r की जगह 0, मतलब यहाँ आ गया a बराबर 6q। इसके बाद r बराबर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, r बराबर 1 पर क्या हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 1, क्योंकि r की जगह पे हमने 1 रख दिया, तो a बराबर क्या आ गया अपना 6q प्लस 1 आ गया। इसी प्रकार हम एक एक बार ये सब मान रखेंगे, तो r बराबर 2 रखने पर क्या होगा a बराबर 6q प्लस के 2, मतलब a बराबर हो जाएगा 6q प्लस के 2। इसी प्रकार r बराबर 3 रखेंगे, इसी प्रकार r बराबर 4 रखेंगे, इस तरफ कर लेते हैं। इसी प्रकार r बराबर कितना रखेंगे 5 रखेंगे, इसी प्रकार r बराबर 6 रखेंगे, अब हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में अगर हम सम संख्या का गुणा करते हैं और उसमें सम संख्या ही जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त भी क्या होती है, सम संख्या ही होती है। तो अब बच्चों बताओ मुझे, यहाँ पे देखो ये सम संख्या का गुणा हो रहा है, लेकिन हमने इसमें क्या जोड़ दी, विषम संख्या, तो ये विषम संख्या ही होगी, बिल्कुल। ये कौन सी संख्या है, ये है विषम संख्या। इसके बाद देखो सम संख्या का गुणा है और सम संख्या जोड़ दी, तो ये कौन सी संख्या है, ये है सम संख्या, है ना। और इसमें देखो इसमें सम संख्या का गुणा है और विषम संख्या जोड़ी है, तो ये भी कौन सी है, विषम। इसी प्रकार ये भी सम और ये भी विषम और ये भी सम। सम क्यों है, क्योंकि अगर मैं 6 में 1 का गुणा करता हूं तो भी 6 आएगा, 2 का गुणा करता हूं तो 12 आएंगे, और 3 का गुणा करता हूं तो भी 18 आएंगे। अर्थात 6 का मैं किसी भी संख्या से गुणा करता हूं तो क्या होगी, सम संख्या होगी, और सम संख्या में 2 का भाग जाएगा। लेकिन इन सम संख्या में अगर मैं विषम संख्या को जोड़ता हूं तो क्या आएगा, अपना विषम धनात्मक पूर्णांक ही आएगा। अर्थात कौन कौन सी संख्या सम है उनको हम छोड़ देते हैं, ये वाली सम है, ये वाली सम है और ये वाली सम है, तो हम ये कह सकते हैं कि 6q प्लस 1 विषम होगी, 6q प्लस 3 ये भी विषम होगी, और 6q प्लस के 5 ये भी एक क्या होगी, विषम धनात्मक पूर्णांक होगी। यही हमें सिद्ध करना था। अतः हम कह सकते हैं, अतः r बराबर 1, 3 और 5 पर विषम धनात्मक पूर्णांक क्या क्या होगा, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस के 5 होगा। यही अपना आंसर है। अब देखते हैं बच्चों हम प्रश्नावली 1.1 का तीसरा सवाल। इसमें हमें दिया है किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है और उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। मतलब इसमें ऐसा कहा गया है कि एक बड़ी सेना की परेड करने वाली एक सदस्यों की टीम है जिसकी संख्या कितनी है, 616 है, और उनके आगे जो है वो कौन निकलेंगे, वो निकलेंगे बैंड वाले जो कितने हैं, 32 संख्या है उनकी। अब बात आती है कि इन दोनों की ऐसी कौन सी संख्या होगी, मतलब इतनी कौन सी वो होगी जो अधिकतम संख्या में हो, स्तंभों की संख्या। स्तंभ मतलब होते हैं लाइनें, खड़ी वाली लाइनें। तो ऐसी कितनी खड़ी लाइनें होंगी जो अधिकतम संख्या होगी जिनमें ये दोनों मार्च कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस वाले सवाल में 616 और 32 का क्या लेंगे,
HCF लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या दी है? अधिकतम संख्या दी है। अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए हम हमेशा HCF को ही ज्ञात करते हैं। तो अधिकतम संख्या के लिए, अधिकतम संख्या का मतलब क्या है? HCF। और हमें किस किस का HCF निकालना है? 616 और 32 का। अब हम इसमें क्या करेंगे? हम इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या है? A बराबर BQ प्लस R, यही वाली है। पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों को भाग द्वारा करेंगे। तो 616 और 32 में बड़ी संख्या कौन सी है? 616 है। तो 616 में हम किसका भाग लगाएंगे? 32 का। 32 का भाग देंगे। 32 का पहाड़ा, क्योंकि बड़ी संख्या है इसलिए हमें पहाड़ा बनाना पड़ेगा। पहाड़ा मैंने यहाँ बना लिया है, आप भी बना लीजिए। तो 32 का पहाड़ा बोलो कि 616 जाए। तो 616 या 616 से कम वाली संख्या कोई दिखाई दे रही क्या? नहीं दिखाई दे रही। तो 32 का पहाड़ा हम पहले 61 में देंगे, क्योंकि छोटी संख्या 61 है। 1 32 32, 2 32 64 होता है, तो एक बार जाएगा। 1 32 32। 11 में से 2 गए तो बचेंगे 9, और यहाँ 5 में से 3 गया तो बचेगा 2। ऊपर के 6 उतारेंगे। 32 का पहाड़ा बोलो कि 296 आ जाए या इससे कम आए। तो देखो 296 से कम है क्या? 228। कितनी बार बोलने पे? 9 बार बोलने पे 288, सॉरी 88 है। इसको घटाएंगे। 16 में से 8 गए तो 8। यहाँ बच गए कितने? 7। यहाँ बच गए 8। 8 में से 8 गया 0, और यहाँ पे 2 में से 2 गया 0। इसके बाद 8 बच गया है, ये अपना शेषफल आ गया है। अब हमने किसका भाग दिया था उसी को क्या बना देंगे? भाज्य बना देंगे। और भाजक क्या बन जाएगा? भाजक बन जाएगा 8। हमें पता है 8 के पहाड़े में 32 आते हैं। कितनी बार बोलने पे? 1 अटे 8, 2 अटे 16, 3 अटे 24, 4 अटे 32। 4 बार बोलने पे 32 आते हैं। और हमारा शेषफल क्या हो गया? हमारा शेषफल हो गया 0। तो किसके पहाड़े बोलने पे हुआ ये? 8 के पहाड़े पे। अर्थात इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा? इन दोनों का HCF हो जाएगा 8। अब हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में लिख देते हैं। तो A, पहले हमने A क्या लिया था? 616 अंदर वाली संख्या में लिखना है A को, और बाहर क्या लिया है? इसकी जगह B की जगह क्या जाएगा? 32। और Q कितनी बार भाग गया? 19 बार। शेषफल कितना बचा है? शेषफल बचा था अपना कितना? 8। इसके बाद हमने क्या किया था? इसके बाद हमने 32 को किससे भाग दिया था? 8 से। कितनी बार गया था? 4 बार। और शेषफल क्या आ गया था? 0। और हमारा शेषफल जहाँ 0 आ जाता है वही हमारा क्या हो जाता है? HCF हो जाता है। तो ये 8 हमारा क्या है? 8 हमारा HCF है। और यही वो अधिकतम संख्या है। मतलब वो जो सेना की परेड है जिसमें 616 सेना की टुकड़ी और 32 आर्मी बैंड वाले जो शामिल होंगे, वो कितनी स्तंभों में होंगे? वो 8 स्तंभों में होंगे। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी, जिसमें आर्मी टुकड़ी व बैंड वाले या फिर आर्मी बैंड मार्च करेंगे। ये अपना क्या होगा? उत्तर होगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम करते हैं चौथा सवाल। प्रश्नावली 1.1 के चौथे सवाल में हमें दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m+1 के रूप का होता है। तो इस चौथे सवाल को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा?
क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है, इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, धनात्मक पूर्णांक को मानेंगे। तो सबसे पहले माना कि एक धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है। अब ये जो x है ये किन किन को दर्शाएगा, इस 3q को भी दर्शाएगा, इस 3q+1 को भी दर्शाएगा और 3q+2 को भी दर्शाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले एक एक करके इन तीनों को मान लेंगे। x बराबर पहले हम लेंगे 3q। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, पहले वर्ग, क्योंकि इसने क्या कहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए क्या है, 3m+1 के रूप का होना चाहिए। तो यहाँ लगा देते हैं, यहाँ देखो इसका वर्ग करने पे क्या होगा, x का वर्ग x², 3 का वर्ग क्या होता है 9, q का वर्ग q²। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x² बराबर 3 × 3q²। और इस 3q² की जगह मैं क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3m, क्योंकि यहाँ पे जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा 3q² हो जाएगा, जो भी क्या है एक पूर्णांक है, जो पूर्णांक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, एक बार तो हमने ये ले लिया है समीकरण नंबर 1, इसी प्रकार हम दूसरी वाला करेंगे। दूसरे वाले के लिए क्या करेंगे, 3q+1 लेंगे। तो x बराबर 3q+1, इसमें भी क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या होगा वर्ग x का, तो x², 3q+1 का वर्ग। तो यहाँ पे क्या खुलेगा, a+b का होल स्क्वायर खुलेगा। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर होता है, यहाँ लिख देता हूँ, a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। ये फॉर्मूला होता है a+b का होल स्क्वायर। तो ये वाला इस जगह पे खुलेगा, क्या जाएगा x², पहले a का स्क्वायर तो 3q का स्क्वायर प्लस फिर 2ab, तो 2 × a क्या है 3a, × b क्या है 1, प्लस b² b मतलब 1 का स्क्वायर, x² बराबर 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9q² प्लस 2 को 3 से गुणा करेंगे, ये 2 है, 2 तिया 6, 6q प्लस 1 का 1। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस एक को हम छोड़ देते हैं और इनको ले लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, जिसका भाग 9 में भी चल जाए और 6 में भी चल जाए, वो संख्या है 3। तो हम इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लेते ही यहाँ पे 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार, q² प्लस इसमें 2 बार 2q प्लस का 1। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं m। तो x² बराबर क्या हो जाएगा 3m+1। और यहाँ m बराबर क्या है, जहां m बराबर क्या है 3q² + 2q, जो भी क्या है एक पूर्णांक है, जो एक पूर्णांक है। अब हम क्या करेंगे, 3q+2 भी लेंगे एक बार। तो x बराबर 3q + के 2, वापिस से क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, तो यहाँ भी लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो x² बराबर 3q + 2 का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं, पहले होता है a का स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × 3q प्लस b का मान है 2 प्लस b² तो मतलब 2 का स्क्वायर, x²। 3q का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, q का स्क्वायर q² प्लस इसके बाद 3 दूनी का 6, तो 6 दूनी का 12, 12q प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4। और यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं,
इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि 3 के गुणांक में हम लिख रहे हैं, तो इस 4 में से अगर मैं 3 को कुछ अलग कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। तो इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 + 1 लिख दूं, कोई दिक्कत? अब मुझे बताओ, इसमें भी 3 का भाग जाएगा क्योंकि ये 9 आ रहा है, इसमें 12 में भी 3 का भाग जाता है और 3 में भी 3 का भाग जाता है, तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित है। तो इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे? 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लेते ही क्या आ जाएगा? अंदर आ जाएगा 3q² + 4q प्लस का 1 और प्लस में 1, और इस पूरी संख्या को हम क्या लिख देंगे? 3m प्लस का 1। तो x² बराबर क्या आ गया? 3m का प्लस का 1। अब बताओ बच्चों, इस वाले में हमने देखा कि इसमें शेषफल क्या आ रहा है? इसमें शेषफल क्या है? 0 है, मतलब r बराबर 0। इसमें शेषफल क्या है? इसमें शेषफल 1 है, क्योंकि ये भी 3 का गुणज है, ये भी 3 का गुणज है। इसमें 3 का भाग दिया था, क्योंकि अगर 3 का गुणा करेंगे तो 3 का गुणज है, तो इसमें शेषफल कितना है? 1। इसमें रिमाइंडर कितना है? शेषफल, इसमें भी 1। अर्थात हम किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग में 3 का अगर भाग देते हैं तो या तो शेषफल 0 आता है या फिर शेषफल कितना आता है? 1 आता है। यही इस सवाल का हमारा क्या है? आंसर है। तो प्यारे बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्नावली 1.1 का 5वां सवाल। इसमें दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 9m+8 के रूप का होता है। तो इसमें हमें क्या करना है? किसी धनात्मक पूर्णांक का घन है, उसको 9m 9m+1 और 9m+8 के रूप में हमें दर्शाना है। किसका प्रयोग करके? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोई एक धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है तथा b बराबर ले लेते हैं हम 3। b बराबर 3। अगर मैं b बराबर 3 लूंगा तो हमारा जो शेषफल है वो शेषफल क्या होगा? इस b से कम होगा। अर्थात r का मान कितना कितना होगा? r का मान होगा 0 1 2 और 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 तो हमने क्या लिया है? b का मान लिया है। b मतलब है भाजक। अब हम क्या करेंगे? इस a का मान हम दर्शाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। क्या होती है ये? a बराबर bq + r, यही होती है। अब हम क्या करेंगे? r बराबर 0 1 2 लेंगे, तो r बराबर b का मान यही रहेगा 3, तो r बराबर कितना लिया? r बराबर 0 पे कितना आएगा? a बराबर b का मान 3q + 0, मतलब कितना आ गया? a का मान? a का मान आ गया 3q। इसी प्रकार r बराबर 1 पर कितना होगा? a बराबर 3q + का 1। r बराबर 2 पर क्या होगा? a बराबर 3q का प्लस का 2। क्योंकि हमें छोटी संख्या का घन करना है, बड़ी संख्या लेंगे तो 9m से क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। अब क्या करते हैं? हम इसका घन करके देखेंगे और सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले हम कौन सी संख्या लेंगे? सबसे पहले हम a बराबर कितना है? 3q है। a के मान लिख लेते हैं। a का मान क्या क्या आया है अपने? a का मान आया 3q और आया है 3q + का 1 और आया है 3q + का 2, ये रहा। तो ये मान हमें रखने हैं। तो a बराबर 3q, तो हमने क्या किया? पहला मान लिया है a बराबर 3q, पहला मान ले लिया। अब हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का क्या करेंगे? घन करेंगे, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक का क्या करना है? घन करना है। तो दोनों पक्षों में घन करने पर क्या होता है? इसकी घात कितनी हो जाएगी? 3। इसकी घात भी कितनी हो जाएगी? 3।
क्योंकि 3 की घात कितनी होती है, 3 की घात 3 करने पे होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो मैं यहाँ डायरेक्ट 27 लिख रहा हूँ। और क्यू का क्यूब, तो ए का क्यूब कितना आ गया 27, क्यू का क्यूब। अब इसको क्या लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमें किस में दर्शाना है, 9 के गुणज में दर्शाना है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 9 तिया 27 होता है 9 इंटू 3 क्यू का क्यूब। और इसको मैं 3 क्यू का क्यूब को क्या लिख देंगे हम, इसको लिख देंगे m, तो यहाँ आ जाएगा 9m, जहाँ m का मान क्या है, जहाँ m बराबर क्या है 3q का क्यूब है, जो क्या है एक पूर्णांक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार दूसरा भाग करेंगे 3q + 1, ये क्या है, a का मान है, a बराबर 3q + 1। इसका भी क्या करना है, दोनों पक्षों में घन करने पे, यहाँ लिख देता हूं मैं, दोनों पक्षों में घन करने पर क्या हो जाएगा, a का घन प्लस बराबर 3q + 1 का घन। अब इसमें a + b का क्यूब खोलना है, तो a + b का क्यूब का फॉर्मूला होता है, यहाँ मैं लिख देता हूं, a + b का क्यूब का फॉर्मूला होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3b² a, ये फॉर्मूला होता है। अब क्या करेंगे हम, a की जगह तो a की जगह तो हम 3a लेंगे और b की जगह क्या लेंगे 1 लेंगे, और इसमें हम मान रख देंगे, तो a का क्यूब तो वही रहेगा बराबर 3a का क्यूब मतलब 3a का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3a इंटू 3a का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3a इंटू 1 का स्क्वायर। इसको खोलते हैं, क्या आएगा, a का क्यूब बराबर 3a का क्यूब क्या होगा, क्यू है, a नहीं है यहाँ पे, क्यू है, तो 3q का क्यूब क्या होगा, 3q का क्यूब होगा 27 q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1, 3 तिया, पहले इसका स्क्वायर करेंगे, कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 q², तो यहाँ आ जाएगा 9 तिया 27 q² प्लस यहाँ 3 तिया कितना हो जाएगा 9 q प्लस का 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a³ बराबर, यहाँ सब में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी 9 कॉमन आएगा, इसमें भी 9 और इसमें भी 9 कॉमन आएगा, तो इन सब में से 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच जाएंगे अंदर 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस का क्यूब, और प्लस का क्या बच गया 1, और इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को हम लिख सकते हैं a³ बराबर 9m + 1, इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। बाकी का हम हल इधर कर लेते हैं। तो इस बार तीसरा मान लेंगे, तीसरा मान क्या है, a बराबर 3q प्लस का 2, इसमें भी क्या करेंगे, दोनों पक्षों में घन करने पर क्या होगा, a का क्यूब बराबर 3q प्लस का 2 का क्यूब, यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी a + b का क्या खुलेगा, होल क्यूब खुलेगा, जो कि क्या है आपको पता होगा, वो है a का क्यूब मतलब 3q का क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर इंटू b इंटू 2 प्लस 3 इंटू a इंटू b का स्क्वायर, b कितना है 2 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा a का क्यूब बराबर
3 का क्यूब होता है 27, क्यू का क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8, प्लस यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9, और 9 को गुणा करेंगे 3 से, 9 तिया 27 क्यू का स्क्वायर। 27 को भी 2 से गुणा करना है तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 54 आएगा 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 और 9 चौक, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 9 चौक 36, यहाँ जाएगा 36 क्यू। अब इसके बाद इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, किस किस में कॉमन आ रहा है 9, तो हम देख लेते हैं। एक तो इसमें कॉमन आ रहा है 9, इसमें भी और इसमें भी, 8 रह रहा है शेष। तो हम क्या करेंगे, इन सब में से 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ 9 कॉमन मैंने ले लिया, क्या बच गया 3 क्यू का क्यूब प्लस 54 में से लिया तो 9 का पहाड़ा बोलो 54 आ जाए, 6 नम 54, 6 क्यू स्क्वायर प्लस और 4 नम 36, 4 क्यू प्लस का कितना शेष है 8। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को हम m लिख सकते हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, a क्यूब बराबर 9, इसको लिख देंगे m प्लस का 8, जहाँ m बराबर क्या है, जहाँ m बराबर है 3q का क्यूब प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q। और ये क्या है, ये एक पूर्णांक है। तो ये किस रूप का हो गया, इसको समीकरण 3 दे देते हैं। अब देखो, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में हमने दर्शा दिया। पहले में हमने क्या किया, 3q मान लिया, उसके बाद दूसरा मान कौन सा लिया 3q प्लस 1, और तीसरा मान कौन सा लिया 3q प्लस का 2 लिया। और हमने क्या किया, इस पूरे सवाल में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के प्रयोग से इस सवाल को पूरा हल किया।